तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसी क्लासेस में। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे मौर्य काल के बारे में, आज हम लोग लाए हैं मौर्योत्तर काल के थोड़ा बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मौर्य काल हम लोग का पिछले लेक्चर भी ख़त्म हो चुका था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। इसमें कौन से वंश आते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले शुंग वंश आते हैं, फिर कण्व वंश आते हैं, फिर सातवाहन वंश आते हैं। तो मौर्योत्तर काल में 3 वंश आते हैं टोटल, तो शुंग वंश और कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो पहले इसकी स्थापना कैसे हुई तो इनको देखते हैं। मौर्य काल में हमारे जो लास्ट जो शासक थे वो कौन थे? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना हुई थी। किसने हत्या की थी बृहद्रथ को? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये पुष्यमित्र शुंग कौन है? बृहद्रथ का ही जो सेनापति था, उसने ही अपने राजा की हत्या करके अपना साम्राज्य बनाया था, नया साम्राज्य जो कि है शुंग वंश बनाया था। तो स्टार्ट हुआ था ये बृहद्रथ की हत्या करके। स्थापना कौन हो गए? स्थापक कौन हो गए? पुष्यमित्र शुंग हो गए इनके। तो ये है। तो राजधानी विदिशा, राजधानी इन्होंने अपना कहाँ बनाया? विदिशा में बनाया। तो इससे पहले हमारे जो मौर्य काल में थे उनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। उसको चेंज कर इन्होंने विदिशा को राजधानी अपनी बनाई। तो ठीक है, ये है। तो पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में थे। पतंजलि एक नाम है, वो जो दरबारी थे। किसके दरबारी थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे पतंजलि। तो ये सब प्रश्न आता है, ये सब क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पतंजलि किसके दरबारी थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। तो कौन से वंश में आए थे? तो शुंग वंश में थे ये। तो ये सब याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र में मिंडार को पराजित किया। पुष्यमित्र ने मिंडार कौन है? तो इंडो ग्रीक का, ये यूनान का है मिंडार। तो इसको पुष्यमित्र को ये भी कहा जाता था कि ये योग्य शासक है, इस वंश की योग्य शासक कहा जाता है पुष्यमित्र, क्योंकि इसने मिंडार को पराजय किया था, इसलिए इसे योग्य शासक कहा जाता है। मिंडार कौन है? तो इंडो ग्रीक मतलब यूनान का एक राजा था, वही आक्रमण किए थे भारत पर, तो उसको पराजित करके इन्होंने बचाया था भारत को। तो मिंडार को पराजय किया था। उसके बाद इसमें क्या मिलता है? अग्निमित्र जो क्या है? अग्निमित्र इसका बेटा का नाम है। पुष्यमित्र का बेटा का नाम है अग्निमित्र। इसका वर्णन इसमें काहे किया गया? देखिए, जो कालिदास ने हमारे जो ये हैं कालिदास जो थे, कालिदास ने क्या किया था? उसका पुस्तक एक है मालविका अग्निमित्र, एक पुस्तक का नाम है इसका। किसने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। तो कालिदास ने मालविका अग्निपुत्र में लिखा था। उसमें क्या वर्णन किया गया कि अग्निमित्र जो उसका पुत्र है, उसका विवाह के संबंध में बताया, मालविका का साथ विवाह के संबंध में उसमें बताया गया। तो इसमें इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि मालविका अग्निमित्र में एक पुस्तक है जिसकी किसके द्वारा लिखी गई? तो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। उस पुस्तक में क्या वर्णन है कि उसके अग्निमित्र और मालविका एक रानी थी, उनके बारे में, दोनों के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अंतिम शासक कौन हो गए? देवभूति हो गए। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति हो गए। तो स्तूप में पाषाण के रेलिंग लगवाएं। शुंग वंश, इसका मतलब क्या आता है? स्तूप, जो हमारे अशोक के स्तूप जो थे, स्तूप जो बनवाए थे, उसमें जो स्तूप के साइड में जो रेलिंग दिए थे, मतलब घेराव, जैसे स्तूप ऐसे था, इसके साइड में जो घेराव दिए थे, तो उसमें क्या चीज़ का था? वो उस समय में लकड़ी का था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसको चेंज करके पत्थर की रेलिंग दे दिए। तो क्वेश्चन बनता है कि किस वंश के बाद जो लकड़ी का रैली था स्तूप के साइड में, तो पत्थर की रैली किसने करवाए? तो शुंग वंश में हुआ था ये सब काम। तो ये सब याद कीजिएगा। वैष्णव धर्म के स्थान के कला। वैष्णव धर्म मतलब हम लोग के ब्राह्मण धर्म को बोलते हैं वैष्णव धर्म। इस वंश को हम लोग ब्राह्मण धर्म ही बोलते हैं, ब्राह्मण साम्राज्य भी बोलते हैं। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। वैष्णव धर्म के स्थान के कला, इसमें क्या होता था कि जो अशोक जो थे उसने अपने क्या धर्म इतना प्रसार कर दिया था कि सब जगह पे क्या हो गया था? बौद्ध धर्म विकसित हो गया था। तो ब्राह्मण जो समाज थे उन लोग का संख्या घट गया था। तो लोग क्या समझे कि हम लोग का अस्तित्व मिट जाएगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपोज किया सारा को। तो फिर उसके बाद कौन सा साम्राज्य आया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्राह्मण समाज बोलते हैं इसको। तो ये भी याद रखिएगा, ब्राह्मण समाज ये सब है। ये सब सारा कौन सा? ब्राह्मण समाज में आते हैं। तो वैष्णव धर्म के स्थान के कला को बोलते हैं इसमें। उसके बाद हमारे आते हैं कण्व वंश आते हैं। इसके बाद इसके संस्थापक कौन है? वासुदेव इसके संस्थापक हो गए कण्व वंश के।
हम लोग इसके बाद क्या आता है, मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना किसने की थी, तो मनु ने की थी। इसमें एक पुस्तक, इसमें क्या चीज़ का वर्णन है, सामाजिक स्थिति के बारे में इसमें बताया गया। मनुस्मृति एक पुस्तक है, मनु ने रचना की है इसकी, तो ये सब याद कीजिएगा। तो ये सारे चीज़ आ जाएगी आपके शुंग वंश में आ जाएंगे। उसके बाद क्या आता है, हमारे कनक वंश आते हैं। कनक वंश में क्या होता है, देखिए इसके संस्थापक कौन हो गए, वासुदेव हो गए। कनक वंश के संस्थापक वासुदेव हो गए। तो अंतिम शासक इसके सुशर्मा। इस वंश में ज़्यादा कुछ खास काम नहीं हुआ था, तो यही सब है। देखिए संस्थापक वासुदेव हो गए, अंतिम शासक सुशर्मा हो गए। तो अब साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र तक सीमित हो गया था। ये साम्राज्य जैसे जो मौर्य साम्राज्य में थे उसमें बहुत ज़्यादा विकसित था, लेकिन जैसे ही इस समय आते आते इसका साम्राज्य एकदम धीरे धीरे छोटा होता गया, तो पाटलिपुत्र तक ही सीमित हो गया था ये। तो मौर्य साम्राज्य केवल मतलब ये मौर्योत्तर काल के जो कनक वंश थे, इन्होंने कहाँ पर सीमित हो गया, इनका पाटलिपुत्र तक इनका राज्य सीमित हो गया था। तब यहीं पर इनका ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। इसके बाद आते हैं हमारे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो गए, सिमुख हो गए। इसके राजधानी प्रतिष्ठान मतलब महाराष्ट्र में जो स्थित है वहाँ पे इसकी राजधानी बनाई गई है। तो कृष्णा गोदावरी नदी के तट पर इनकी राजधानी बनाई गई है। ये वंश वहीं साइड की थी, महाराष्ट्र के साइड की थी। उसके बाद आते हैं प्रमुख शासक जो इस वंश के थे, मतलब सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन हो जाता है, गौतमीपुत्र शिशकन। गौतमीपुत्र शिशकन इसका मतलब होता है कि उस सातवाहन वंश के जो समय में थे, वहाँ के जो लोग थे उसमें क्या होता था, एक प्रथा चलती थी कि सबसे ऊपर किससे माना जाता, तो माता को माना जाता था सबसे ऊपर। तो जो भी राजा बनता था उससे पहले उनकी माता का नाम लगता था उस वंश के दौरान। तो ये सिर्फ उनके माता के नाम पर उसका चलता था। तो गौतमीपुत्र शिशकन, तो ये उनका ये सब चीज़ है। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों भिक्षुकों को भूमि दान करने की प्रथा प्रारंभ की थी। ये क्वेश्चन बनता है एक चीज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सातवाहन से। तो सबसे पहले भूमि दान करने की प्रथा कहाँ से चली थी, तो सातवाहन वंश से। तो इसने अपना भूमि दान, ब्राह्मणों को भूमि दान किया, भिक्षुकों को भूमि दान किया। दान मतलब क्या, इसमें भूमि दे देते थे, इतना भूमि दे देते थे, उसमें बोलते थे जितना लगान आता था वो आप रखिए। तो ये सब उसमें चलता था सातवाहन वंशों में। इसको किसमें, कौन अभिलेख में वर्णन मिला है, तो नानाघाट अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। सातवाहन वंश ने भूमि देने की प्रक्रिया सबसे पहले स्टार्ट की थी, ये चीज़ है सातवाहन वंश का। उसके बाद आता है आपका सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था में क्या आता है आपका कि सामंत व्यवस्था आप समझ लीजिए, इसमें क्या होता है कि जो राजा थे उसके बेटे के वही सब राजा बनते जाते थे। तो जो सबसे राजा बनता था उसका बेटा भी राजा बनता था। इसको क्या बोलते थे, सामंत व्यवस्था बोलते थे उनको, सामंत व्यवस्था, ये याद रखिएगा। तो सातवाहनों के समय ही सबसे पहले कौन सा सिक्का चलता था, तो सीसा के सिक्के चलते थे सातवाहनों वंशों में। उसके बाद चांदी के, फिर पोटीन के, फिर कांस्य के आदि के सिक्के उसमें चलते थे। तो ये सब याद रखिएगा। सातवाहनों वंश में सबसे ज़्यादा कौन से सिक्के चले थे, तो सीसा के सिक्के चलते थे। ये सब आ जाएगा आपका। उसके बाद आते हैं कारले चैन्य ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग इसमें सबसे ज़्यादा हुए थे, लेकिन ब्राह्मी लिपि का सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग हुए थे। उसके बाद कौन सा भाषा चलती थी, तो प्राकृत भाषा चलती थी सातवाहन वंश में। इसमें लिख लीजिएगा, प्राकृत भाषा चलती थी। उसके बाद अमरावती कला का विकास, इसी शासनकाल में अमरावती जो अभी आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो उसमें अमरावती का कला विकसित हुआ था इसी शासनकाल के दौरान। तो ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें सब याद रखिएगा। तो आपका ब्राह्मण साम्राज्य इतना ही आता है। अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो आएगा अगला पार्ट में, तो उसमें पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में जो अगला शासक करने जो आए थे, तो विदेशी शासक। ये देशी शासक हो गए सारे कुछ। इसके बाद आएंगे विदेशी शासक आएंगे। तो मौर्योत्तर काल का पार्ट 2 भी आएगा, उसमें अच्छा से देखिएगा। इसमें और एक बार बता देते हैं आपको। शुंग वंश 185 BC में आए थे। तो संस्थापक से पुष्यमित्र शुंग होगा, किसको मारकर, तो अंतिम शासक मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं हमारे राजधानी। तो शुंग वंश की राजधानी कौन हो गई, तो विदिशा को बनाया इसने अपनी राजधानी। फिर पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में थे। पतंजलि कौन थे, तो पुष्यमित्र के दरबारी थे। पुष्यमित्र ने मिंडार को पराजय किया। मिंडार को पराजय करके इसने इसको योग्य शासक इसीलिए कहा जाता है। मिंडार कहाँ के थे, तो ये आपके रहते इंडो ग्रीक है, जो मतलब यूनान के थे, उसको इसने पराजय किया था।
ये चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट। अंतिम शासक देवभूति हो गए। तो स्तूप में पाषाण की रेलिंग, पाषाण मतलब पत्थर की रेलिंग लगाए स्तूप के साइड में। तो मनुस्मृति का स्थान का कला इसमें माना जाता है। फिर वैष्णव धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म के स्थान, इसके वंश से स्टार्ट हुआ था ब्राह्मण धर्म के का कला। फिर इसके बाद आता है कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हो गए। अंतिम शासक सुशर्मा हो गए। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र, इसका साम्राज्य सिर्फ सीमित होकर पाटलिपुत्र तक रह गया था। तो ये सब कण्व वंश का है। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। इसमें कौन आते हैं? सिमुक इसके संस्थापक हो जाते हैं सातवाहन वंश के। इसमें सातवाहन वंश में एक चीज़ याद रखेगी है, जो सर्वप्रथम भूमि दान करने की प्रथा यहीं से चली थी। इसके जो राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र माने जाते हैं, ये सब सामंत व्यवस्था क्या होता है। तो सातवाहनों, इसमें सीसा भी स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले सीसा का पैसा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो सातवाहन वंशों से स्टार्ट हुआ था। यही सब इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आपका मौर्योत्तर काल का पार्ट 2 भी आएगा, उसमें विदेशी शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो